हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसको सावरकर ने ही एक आइडियोलॉजिकल वैचारिक रूप देने में मदद की, उसमें कोई इनकार नहीं है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी उनको बहुत महत्व देते हैं, उनको बहुत सामने रखते हैं, उनके ट्रेनिंग्स में भी, शाखाओं में भी, जगह जगह। कि पिछले 27 साल के शासन के कारण एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत मजबूत हुई है, और अभी तक उनको लगता था कि अल्टरनेटिव क्या है भाई, इसके सिवा कोई लीडर दूसरा है नहीं। तो अभी जो राहुल गांधी की छवि बन रही है, एक सेंसिटिव, यानी जो जिसमें एक धड़कता हुआ दिल है, जिसमें उम्मीद है, विचार बराबर रख रहे हैं, समस्याओं को बराबर उठा रहे हैं, तो उनके इमेज में जो बदलाव है और गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण शायद नतीजे बेहतर आए पहले से, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको कुछ खबरों की तह तक पहुंचने के लिए कुछ जानकार लोगों की मदद लेता रहा है, और आपसे मुलाकात कराने का मकसद यही होता है कि कुछ जानकार लोग, बड़े लोग, तजर्बेकार लोग आजकल जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उस पर उनकी क्या नजर है, क्या कुछ उनका तजर्बा कहता है। इस वक्त एक बार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कुछ ऐसी नोकझोंक की कई खबरें आ चुकी हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। पहले कॉलेजियम पर बहस हुई, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कॉलेजियम कब तक चलेगा, ये हमेशा नहीं, सरकार हमेशा खामोश नहीं रह सकती। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और जो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि कॉलेजियम ही सही तरीका है। उस पर सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की हालत बनी हुई थी। अब एक नया इशू आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार से फाइल भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अरुण गोयल साहब को आपने कैसे चुना, कैसे अपॉइंट किया, इसकी फाइल हमें आप दिखाएं। यह भी कहा कि क्या इसमें कमेटी में जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस किस्म के बहुत ही बुनियादी सवालात उठाए हैं। इसके अलावा जो एक खबर है जिस पर हम बात शुरू करेंगे वो ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सावरकर के बारे में माफीनामा पढ़ करके सुनाया, अंग्रेजों को जो माफीनामा दिया था, उसके बाद चर्चा है, और चर्चा ऐसी है कि दिलचस्प बात यह है कि जो मुल्क की आजादी के खिलाफ लोग थे उनकी सपोर्ट में लोग मैदान में हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही सीनियर राइटर, थिंकर, पब्लिक स्पीकर, मेडिकल रिसर्चर राम पुनियानी जी हैं। उनको हिस्टोरियन भी कहा जाता है, वो खुद अपने आप को हिस्ट्री का स्टूडेंट कहते हैं। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, आरएसएस, फासिज्म, अल्पसंख्यकों के बारे में और आजादी की तहरीक के बारे में भी काफी किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया, धन्यवाद। आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो कैसा है, और दूसरे, क्या टाइमिंग ठीक थी, क्या इस वक्त उन्हें ये कहना चाहिए था? ये बात पहले कई तरीके से सामने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, अब क्या कुछ नया है? देखिए, ये राहुल गांधी ने जो कहा सावरकर के बारे में वो 100% सच है। और सावरकर के बारे में ये बातें तो अभी ज़्यादा आम हो गई हैं। एक तरफ जहां उनका महिमा मंडन हो रहा है, दूसरी तरफ से ये बात भी आम हो गई है कि उन्होंने 5 माफीनामे लिखे, सरकार से पेंशन लेते रहे 60 रुपये महीने की, और उसी के साथ साथ जेल से छूटने के बाद उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। इसमें मैं केवल एक बात जोड़ दूं कि लोग सावरकर को 2 प्रकार से देखते हैं। एक लोग उनके जीवन के पहले भाग को देखते हैं जब वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी थे, और उसी के चलते उनको अंडमान में सजा हुई, और वो सजा के बाद उनके विचार बदल गए। मैं सावरकर को 2 भाग में देखता हूँ, भाग 1, भाग 2।
भाग एक में वो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी हैं। कुछ लोग केवल वही भाग देखकर उनका बहुत महिमा मंडन करते हैं और कुछ लोग केवल दूसरा माफीनामा देखकर उनको पूरी तौर से उनकी आलोचना करते हैं। तो इसके मुझे लगता है कि उनके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है और उनके पहले पहलू को भी हमको उसका आदर करना चाहिए और ये भी इस बात को भी देखना चाहिए कि पर दूसरे पहलू में जब वो जेल से छूटकर आए तो कैसे उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की नींव रखी, वैचारिक रूप से नींव रखी और उसी के चलते बाद में हिंदू महासभा ने जो रास्ता अपनाया और उन्हीं के विचारों के आधार पे जो आरएसएस बनी और ये लोग कैसे आजादी के आंदोलन से दूर रहे, ये बात भी हमें देखना चाहिए। तो एक बैलेंस पिक्चर देना चाहिए और जनरली वो कोई भी इस प्रकार का बैलेंस पिक्चर नहीं देता है। एक भाग देखता है या दूसरा भाग देता है। पहला भाग देखा तो उनका पोर्ट्रेट भी पार्लियामेंट में लगा दिया था, उनकी तारीफ में कई बड़े बड़े लीडर से बात भी कही। और दूसरा भाग जो मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व रखता है, वास्तव में तो ये बात तो सही है कि दूसरा भाग जब उन्होंने आजादी के आंदोलन से दूर रहे, अंग्रेजों की मदद की और खास बात तो यह है जो बहुत दुख देने वाली बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उस समय सावरकर फौज में अंग्रेजों की फौज में लोगों की भर्ती कराकर उनकी मदद कर रहे थे। तो ये तो पहली बात है कि जो उन्होंने कहा सच है और उसके कहने का कारण मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं तो भी अभी पूरी तौर से निष्पक्षता से अपने विचारों को रखना चाहते हैं। जो राजनीतिक तोल मोल होता है कि ये कहूं कि नहीं कहूं, वो उससे अभी ऊपर चले गए हैं। वो पूरी तौर से एक, जिसको मैं कहूंगा आध्यात्मिक राजनीति, आध्यात्मिक शब्द तो सही नहीं है, एक वैचारिक राजनीति को वो ले रहे हैं और कहीं तो भी उनका मुझे लगता है उनका इशारा इस तरफ भी है कि जो लोग भी इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ रहे उनके विचारों पे जो राजनीति चल रही है उसका बहुत बड़ा संबंध आज के लोगों की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा का प्रॉब्लम और किसानों का प्रॉब्लम, दलितों का प्रॉब्लम, आदिवासियों का प्रॉब्लम, ये सब है। ऐसी मेरी सोच है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या रहा होगा, पर एक तौर से वो पूरी तौर से अभी निडर तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। अभी तक कोशिश क्या होती है, किसी ने एक लकीर खींचा, उस लकीर को मिटाने की कोशिश की जाती थी। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक लंबी लकीर खींच रही है जिसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि हम सच्चाई पे डरे रहेंगे और हम सच्चाई पे लगे रहेंगे और इसके साथ लोग निश्चित रूप से हमारे सत्य को स्वीकार करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पीछे सोच में यही बात है। अब कई लोग कहते हैं कि टैक्टिकली यानी अभी कहना सही था या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कई ताकतें हैं जो सत्ता में भी रही हैं और जिन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया है, वो सावरकर को एक बहुत बड़ा दर्जा देती हैं। यानी आरएसएस के अंदर सावरकर तो कभी नहीं थे, फिर भी आरएसएस उनको बहुत मानता है क्योंकि उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति की परिभाषा, हिंदू की परिभाषा, उसी के आधार पे वो अपना चलते हैं। इसलिए कई लोगों को उससे नाराजगी होना सहज है। पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अब ये एक तो एक टैक्टिकल मामला है और एक ईमानदारी का मामला है। ईमानदारी से शायद उनको लगा होगा कि आज जो राजनीति चल रही है वो सावरकर की प्रेरणा से चल रही है, इसलिए सावरकर को भी सच्चे रूप में बताना जरूरी है और उस सेंस में उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। अब ये जो राजनीतिक तोल मोल होता है वो मुझे लगता है कि एक मीडियम लेवल पे होता है और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो बहुत उच्च लेवल की बात कर रहे हैं कि मैं सच्चाई को रखूंगा और उससे डरूंगा नहीं, एक लंबी लकीर खींचूंगा, जो ये सब जो छोटी लकीरें खींची गई हैं उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। जी पुनियाली जी, आपने दो बातें काफी अहम कही कि दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है और जो उनका पहले का चरित्र था, जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था वो, और बाद वाला भी। कुछ लोगों का, राजनीतिक पंडितों का ये कहना है और कुछ मैंने सोशल रिफॉर्मर्स को भी पढ़ा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या कुछ किया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि किस नजरिए पर आदमी आखिर तक रहा है। तो इसमें वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कमजोर नजर आते हैं।
दूसरा ये कि आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच में भी कई बुनियादी इश्यूज पर डिफरेंसेस, जैसे गाय के बारे में उनका नजरिया मुख्तलिफ था या कुछ और भी ऐसे इश्यूज थे। तो ये आरएसएस उनको इतनी अहमियत क्यों देती है कि वो फौरन मैदान में आ जाते हैं? क्या कुछ है आज के इस वक्त के बीजेपी आरएसएस के नजरिए में, क्या क्या चीजें कॉमन हैं जो सावरकर जी से मिलती हैं? देखिए, ये गाय का मुद्दा, तार्किक सोच का मुद्दा, इस पे सावरकर के विचार अलग थे। वो खुद को रैशनलिस्ट भी कहते थे। पर जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, आरएसएस उन्हीं के विचारों की प्रेरणा से लेकर आगे बढ़ी है। तो उनके काम करने का तरीका अलग था। सावरकर राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते थे और आरएसएस अपनी नींव को मजबूत करने के लिए स्वयंसेवकों को और उनके जो प्रचारक हैं उनको ट्रेन करना चाहती थी। ये छोटे से मतभेद थे। बाकी जहां तक वैचारिक सवाल है, हिंदू राष्ट्र का सवाल है, मनुस्मृति को महत्व देने का सवाल है, मुसलमानों को दुय्यम दर्जे का देने का सवाल है, उसमें आरएसएस बीजेपी और सावरकर में कोई फर्क नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गाय के मुद्दे पर उनके मतभेद हो सकते हैं, पर वो एक टैक्टिकल मामला है, वो सैद्धांतिक मामला नहीं है। इसलिए आरएसएस के अंदर भी सावरकर को बहुत महत्व दिया जाता है राष्ट्रवादी के रूप में, और उनका पूरा गुणगान, महिमा मंडन ये उन्हीं की तरफ से होता है। और तीसरी बात ये भी बता दूं कि जो गहरा अध्ययन किया हुआ लोग हैं, महात्मा गांधी का हत्यारा जो गोडसे था, वो सावरकर का अनन्य भक्त था। और ये बात भी लोग नजरअंदाज करते हैं कि जब जस्टिस कपूर कमीशन, जीवनलाल कपूर कमीशन बाद में बना था, तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे हत्या में जो सावरकर का रोल रहा है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और जी, उस रिपोर्ट में शायद इस हद तक था कि पिस्टल जो प्रोवाइड की थी वो सावरकर ने कराई थी मारने के लिए। तो ये तो कानून की नजर में बहुत बड़ा गुनाह होता है। अगर सिर्फ वैचारिक भी कोई बात कहें, हालांकि उसको भी आज के जमाने में 120 बी और क्या क्या लगता है, लेकिन अगर कोई हथियार दे करके किसी को भेजता है तो एक तरह से महात्मा गांधी के कत्ल में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो पहला कमीशन जो बैठा था, वो पूरा, उस समय उनके पास कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस आधार पे सावरकर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पर जब ज्यादा फैक्ट सामने आ गए और कोरोबोरेशन हो गया एक गवाह का, तो बराबर उन्होंने कहा कि इसमें तो उन्हीं के गिरोह ने ये हत्या को किया है। पर जो आपका मुख्य सवाल था कि आरएसएस बीजेपी मतभेदों के बाद भी उनको इतना महत्व क्यों देती है, तो जैसे मैंने बताया, मतभेद छोटे लेवल के हैं, सहमति बड़े लेवल की है। और मैं उससे आगे जाके एक बात और कह रहा हूं कि जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसको सावरकर ने ही एक आइडियोलॉजिकल वैचारिक रूप देने में मदद की, उसमें कोई इनकार नहीं है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी उनको बहुत महत्व देते हैं, उनको बहुत सामने रखते हैं, उनके ट्रेनिंग्स में भी, शाखाओं में भी, जगह जगह। अच्छा, अब मैं चलता हूं इस ताजा मुद्दे पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि काफी चीजों पर मतभेद अच्छे खासे हैं। और अभी इलेक्शन कमिश्नर के मामले में जो बात उन्होंने कही है, ऐसे वक्त में जैसे जबकि अभी गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें एक खबर आई थी कि 1000 कंपनियों ने इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसा कोई शपथ पत्र है, क्या एग्रीमेंट है कि वो अगर कोई वोट ना करे तो उसको बदनाम किया जाए, शर्मिंदा किया जाए। तो ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन है और फिर 2024 का बड़ा इलेक्शन आने वाला है, इसके अलावा बीच में कई और स्टेट्स के इलेक्शन है, ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर इतना गहरा सवाल करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें बहुत दखल अंदाजी की गई है। और भारतीय संविधान जब बना तो उन्होंने बराबर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको नियंत्रण रखने के लिए
इलेक्शन कमीशन तो खैर बाद में आया, इसको भी पूरा ऑटोनॉमी दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में, न्याय व्यवस्था एक अपने आप में बड़ी संस्था है जो पूरे संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका, उसका वर्चस्व बढ़ गया है। वो सीबीआई हो, ईडी हो और इलेक्शन कमीशन हो, वो उसके प्रभाव के कारण इस प्रकार की बातें आती है कि जो वोट नहीं दिया देगा उसको बदनाम करेंगे। ये तो पूरा गैर नैतिक है, अनैतिक है और गैर संवैधानिक है। वोट न देना भी मेरा अधिकार है, वोट देना मेरा अधिकार है, वोट न देना भी मेरा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। नैतिक रूप से मैं अपील कर सकता हूं कि सबने वोट देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। पर उससे ज्यादा करके आप लोगों को इस बात पे शर्मिंदा करेंगे तो एक नागरिक का अपमान है, वो गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये इस प्रकार की संस्थाएं हैं, जितनी वो ऑटोनॉमस होंगी, स्वायत्त होंगी, कार्यपालिका लेजिस्लेटिव के प्रभाव से दूर होंगी, उतना ही अच्छा हमारा लोकतंत्र होगा। और आपने शायद ख्याल किया होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन की भी बात रखी, क्योंकि वो एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके बाकी विचारों से हम सहमत ना हो, पर एक बात है, उन्होंने अपनी स्वायत्तता के बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया। तो इसलिए ये जरूरी है कि केवल कार्यपालिका लेजिस्लेटिव के आधार पे ही इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण न हो, उसमें न्यायपालिका की भी दखलंदाजी हो, क्योंकि न्यायपालिका, जुडिशरी, ये हमारे संविधान की रक्षक है। तो इसलिए उनकी बातों को महत्व देना बहुत जरूरी है। तो मैं तो स्वागत करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इससे इसको लागू किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। उससे केवल हमारी आज की व्यवस्था के बहुत सारे जो दोष आए हैं वो निकलने में ही मदद होगी। तो इसमें बड़े बहुत ही अहम बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि फाइल ला करके दिखाओ। आमतौर पे मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सरकारी फाइल, जैसे कभी कभी होता है ना कि फाइल की नोटिंग्स भी देखना चाहते होंगे, जाहिर है वो, कि किसने क्या कुछ लिखा, किसने क्या कुछ रिकमेंड किया, कैसे चुनाव किया गया, कैसे इलेक्ट किया गया, ये मतलब वो एक बहुत ही बारीकी तक सुप्रीम कोर्ट समझना चाहता है। और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस कमेटी में शामिल हों, ये भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। तो ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ घोटाले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। अब आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बहुत पेशेंस से इशारों में बात करता है, नोटिस भेजता है, एफिडेविट मांगता है, लेकिन सीधे फाइल मांग लेना ये बहुत बहुत बड़ा वाकया है। तो इसमें डेमोक्रेसी मजबूत होगी, ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही, लेकिन क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि हमने देखा है पूरे मुल्क में, चाहे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हों या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, सरकार चाहती है तो जवाब नहीं देती, सरकार चाहती है तो खामोश हो जाती है, लंबे टाइम तक खामोश हो जाती है। हो सकता है 10-20 दिन, महीने बाद लॉ मिनिस्टर फिर कोई एक बयान दे दें ताकि फिर वहां बेचैनी आ जाए। आपको क्या लगता है कि आगे कहां तक बात बढ़ सकती है, क्या होगा? देखिए, मुझे तो केवल, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका जल्दी से पूरी तौर से पालन होना चाहिए। हम तो केवल ये उम्मीद कर सकते हैं। पर पिछला जो ट्रेंड पिछले सालों से है कि बाकी संस्थाओं पर भी कब्जा करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखना, वो हमारे कार्यपालिका लेजिस्लेटिव का ये रहा है और उसके चलते उनकी बात सुनी जाएगी तुरंत या ये होगी, उसमें मुझे शंका है। पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्पिरिट, हमारे समाज में मजबूत होगा और सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो उनके रिकमेंडेशन है, जो उनके सुझाव हैं, उनको ज्यादा सीरियसली लेकर काम करेगी, ऐसी मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं। अच्छा, ऐसे वक्त पर आप देश के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये बहरहाल डेमोक्रेसी या माइनस, मतलब वो एक, हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ जाते हुए कितने ग्रेड पर पहुंच गए
और इस ग्रेड का इशारा ही सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। अब आगे क्या, लोगों को क्या करना चाहिए? आपने कई बार राहुल गांधी की उस पर भारत जोड़ो यात्रा पर काफी उम्मीदें जताई हैं। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या कोई तब्दीली आएगी? क्या गुजरात में लोग अब फैसला कोई बदलने वाले हैं? क्या कुछ है? आप महाराष्ट्र में हैं, आप वहां के लोगों से भी मिलते होंगे, लोग आते जाते भी होंगे और आपके राब्ते भी होंगे वहां पर। आपको क्या लगता है गुजरात से क्या कुछ होने वाला है? देखिए, गुजरात में क्या होने वाला है ये तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, पर महाराष्ट्र में जहां तक मैं हूँ देख रहा हूँ, यहाँ वातावरण में एक बहुत अच्छाई आई है। अच्छाई आई है मतलब एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। और जो चीजें हमारे 30-40 साल पहले थी, जहां हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ही मुख्य मानते थे, और तो उस प्रकार का एक वातावरण यहाँ तो बन रहा है। अब अलग अलग जगह की बात है, क्योंकि जी। भारत जोड़ो यात्रा जहां से नजदीक जाएगी और उसका रिस्पांस देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, लोग खुल रहे हैं, लोग थोड़े निडर हो रहे हैं, अपने विचार बदल रहे हैं। और पर एक बात और भी बता दूं, मैं छोटी सी बता दूं, अभी मैं कलकत्ता गया था हम्म। एक लेक्चर के लिए। तो कलकत्ता में मैंने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई खास वातावरण नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारा मीडिया और टीवी चैनल्स उसको सीरियसली नहीं ले रहे। अब गुजरात में भी दूसरा यही हुआ है कि राहुल गांधी ने बहुत कम दिन दिए हैं, शायद गुजरात को भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत थी। और इसी प्रकार का माहौल पूरे देश में अभी जैसे उत्तर से दक्षिण हुई है, वैसे पूरब से पश्चिम यात्रा भी हो। और अभी गुजरात में तुरंत क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है। पर एक है कि जो मैं छोटा मोटा पढ़ता रहता हूँ अखबारों में और दूसरी जगह पे, एक बात निश्चित है कि पिछले 27 साल के शासन के कारण एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत मजबूत हुई है। और अभी तक उनको लगता था कि अल्टरनेटिव क्या है भाई, इसके सिवा कोई लीडर दूसरा है नहीं। तो अभी जो राहुल गांधी की छवि बन रही है, एक सेंसिटिव, यानी जो जिसमें एक धड़कता हुआ दिल है, जिसमें उम्मीद है, विचार बराबर रख रहे हैं, समस्याओं को बराबर उठा रहे हैं, तो उनके इमेज में जो बदलाव है और गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण शायद नतीजे बेहतर आए पहले से, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी। आपने खास तौर पर जो सावरकर के बारे में जो बातें बताई, अब तक तो आमतौर पर लोगों को मालूम था कि शायद एक ही कोई माफीनामा होगा। आपने बताया कि पांच माफीनामे उन्होंने जी। लिखे। अच्छा, वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर सोचा जाए, ये बात अपनी जगह सही है कि इंसान अगर जेल में रहे और उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हों तो एक नफ्सियाती तौर पर आदमी अंदर से टूटने लगता है। हर आदमी उतना मजबूत नहीं होता जो आखिर तक जम करके लड़ने वाली हिम्मत वाला हो। तो ये तो कम से कम नतीजा निकाला जा सकता है कि सावरकर जी अंदर से उतने मजबूत नहीं थे। बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि वो जेल में वो अकेले नहीं थे। उस जेल में 400-500 कैदी थे। 3-4 ने लिखी होगी माफीनामा स्वास्थ्य के कारण, पर बाकी लोग तो डटे रहे। एक दूसरा व्यक्ति था जिसने तो वाइसराय पे हमला करके उसको चाकू से मारा, वो एक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक मुस्लिम कैदी था। और भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह पे दबाव लाया गया कि आप माफीनामा लिखिए। उनको तो काला पानी से ज्यादा उनको तो फांसी की सजा थी। उनके पिता ने दबाव डाला, लोगों ने दबाव डाला, उन्होंने बोला ये सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। अगर अंग्रेजों को मेरे से न्याय करना है तो मुझे तोप के सामने, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दे। मैं तो सरकार के विरोध में हूँ, मैंने तो क्रांति की है, मैंने बगावत की है। तो ये इनका एक वो भी दिखाता है कि उनके अंदर की कितनी मजबूती थी। इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो बात कही उसमें बहुत गहरा मतलब है। और वो बिल्कुल सही मतलब है कि जेल में जाके कुछ लोग टूट जाते हैं, बाकी लोग, मेजॉरिटी लोग नहीं टूटते, जो देश के लिए जिनको एक अलग प्रकार से ये होता है। और अंडमान की जेल में देखिए, वो अकेले कैदी नहीं थे, कैदी तो 400-500 थे, 2-3 टूटे होंगे। ये 2-3 टूटने वालों में ये है। जी तो जी। ये बात तो है। ये बहरहाल एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती पहलू है जी। कि अंदर से कमजोरी थी, बाई चांस वो
स्वतंत्रता संग्राम में और लोगों का माहौल देख करके आए थे, या अंदर से कमजोर थे, वो कमिटमेंट उतना मजबूत नहीं हो पाया था, ये तो तारीख जानने वाले समझेंगे। लेकिन ये बात तकरीबन एक नतीजे के तौर पर कही जा सकती है कि जेल की तकलीफों से उन्होंने अपने इरादे बदल दिए। न सिर्फ इरादे बदले, माफीनामा भी लिखा, और 60 रुपए जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी, उतनी उन्हें पेंशन भी मिली। जो वर्किंग ऑफिसर्स थे उनसे ज्यादा वो पेंशन थी। तो बहरहाल एक लालच भी था उस जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया, हमें आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि पुनियानी जी में सादगी और शराफत इतनी है कि बहुत फोन करते हैं तो बहुत आसानी से हमें टाइम दे देते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए एक ही काम कर रहे हैं, मिल करके करें तो बहुत अच्छा है। और नजरियाती तौर पर एक साथ काम करने वाले लोग अगर वाकई एक साथ आ जाएं तो भी बड़ा इनकलाब आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।